अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज हम एग्रीकल्चर फॉर पीएमएस जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसकी जो स्कीम ऑफ स्टडी होगी या जो भी हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने पढ़ना है और पढ़ते हुए अपनी जो है ना वो उसने प्रोग्रेस जो है ना वो चेक करनी है कि किस तरह मैं जा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ और कैसे पढ़ रहा हूँ। तो ये एक प्लान है जिसको हम फॉलो करेंगे और हर बच्चे के पास होगा ये। और इसमें एक टॉपिक हमारे पास एक दिन के लिए होगा और हमने उसे हर सूरत में कवर करना है, उसके तमाम एस्पेक्ट्स हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वीक वन होगा वो नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप फिजियोलॉजी के हवाले से होगा, जो भी इसमें होंगे टॉपिक्स। और उसके अलावा अगर हम बात करें वीक टू की, तो उसमें क्रॉप इकोलॉजी, एक्सटेंशन और कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और फिर फॉरेस्ट्री के बारे में, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड मैकेनाइजेशन, जो कि नॉर्मली अगर आप लोगों का देहात से या कहीं से ताल्लुक है तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता होगा, और अगर आप लोगों ने बायो पढ़ी हुई है तो। और इसके अलावा इरिगेशन, फूड इकोनॉमी एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है तो एग्रीकल्चर में। और उसके अलावा हम एक सेकंड पेपर है हमारा जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से है। मतलब जिसने एफएससी में जो मेंडेलियन जेनेटिक्स अगर पढ़ी है तो ये उनके लिए है। तो मतलब जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और उसके अलावा आपने बीएसए में भी अगर जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है तो वो भी सेम इसी तरह होती है, जैसे ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग है और क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा आपने जीन्स के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, और आपने जो है ना म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और बीटी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा पेस्ट डिजीज एंड हॉर्टिकल्चरल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की, जो फ्लावर्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो इस तरह की चीज़ों को भी हमने देखना है। फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मजीद इसमें जो है ना वो सेकंड पार्ट है इसका। और सॉइल और क्रॉप न्यूट्रिशन, इसके हवाले से भी हमने इसे देखना है, ठीक है। तो ये हमारे 8 हफ्ते हैं जिसमें हमने ये मुकम्मल करना है, और ये हमारी टारगेटेड स्टडी है। और इसको इसको हमने फॉलो कवर कैसे करना है, ये हमारे पास सिलेबस है। और इसमें जो हमने बुक्स फॉलो करनी है वो आप ये नोट कर लें प्लीज़। और ये जो एक बुक आपको एटलीस्ट जो है ना वो परचेज करनी पड़ेगी, बाकी जो है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी नोट्स भी ऑब्वियसली आपके पास होंगे, लेकिन एक बुक बेसिक बुक है जो आप परचेज कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी बुक है जिससे आप तकरीबन जो है ना वो 70% मटीरियल आप जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, वो है आपकी जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है। आपकी ये जो भी इसका रिसेंट एडिशन हो वो आपने ले लेना है, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास की है, ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी ये। और ये जो आपके पास सिलेबस हाईलाइटेड नजर आ रहा है, इसमें जो मैं ये कहता होता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल मेरी जो फिलॉसफी है वो ये है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, कि जो चीज आपको अवेलेबल है आप उस पे जाएं। मतलब समझ तो अब देखें, मिसाल के तौर पर मेरे लिए भी इंटरनेशनल रिलेशन एक नया सब्जेक्ट था, मैंने पढ़ा, वो पास किया हमने। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो भी हमारे लिए एक नई चीज़ थी। तो हर चीज़ हमारे लिए नई है, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि हमें उनको कवर करने के लिए 2-2 3-3 साल लगे, उनके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए। इवन कि मेरा अपना सब्जेक्ट जो कि एग्रीकल्चर है, उसको कवर करने के लिए मुझे कम से कम 2 साल लगे। इवन कि मेरी उसमें डिग्री है, लेकिन आप जब CSS PMS या कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग तरीके से प्रिपरेशन होती है। हम जो है ना वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स और इस तरह की चीज़ें लिख रहे होते हैं, या MCQs वगैरह जो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चंस हम अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी नहीं होती। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्रिटिकली होती हैं, एक चीज़ों को लिंक करके बनती हैं, आपकी ओपिनियन बेस्ड होती हैं, और उस वक्त कभी कभी आपको कोई चीज़ बनानी भी पड़ सकती है, जिसके लिए आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो पहला पेपर है, मैं ये कहूँगा कि ये थ्योरी का पेपर है। अब यहाँ पर देखें, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा, व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस, क्लाइमेट चेंजेस फैक्टर्स क्या होते हैं, ड्राई फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है, वगैरह वगैरह, जो भी आप इसमें पहले पेपर में देखेंगे, आपको सिर्फ ये नजर आएगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और किसी भी आप पेपर को उठा लें, किसी भी आप सब्जेक्ट को उठा लें जो CSS BMS का होगा, उसमें पहला पोर्शन हमेशा थ्योरी का होता है। फिर उसकी बेस पे आपने जो नेक्स्ट पेपर होता है या नेक्स्ट पोर्शन होता है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। अब मिसाल के तौर पर इसमें ब्रीडिंग के हवाले से भी इसमें थोड़ा सा दूसरे पेपर में इन्होंने पहले आपको सिखाया है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स।
फिर ब्रीडिंग, फिर व्हाट इज द मोलेकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड, फिर ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद, पूछने के बाद, समझने के बाद, फिर आपसे कहीं ये पूछ लेता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ऐसी चीज बनानी है तो उसके लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, जो कि आप यहाँ पर सारी की सारी स्ट्रैटेजीज ना सिर्फ पढ़ रहे होंगे बल्कि आप उसे ड्रॉ भी कर रहे होंगे। बहुत आसान है, इतना मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस ब्रीडिंग होती क्या है? आपने फॉर एग्जांपल हमने आप मैं सिंपल अंदाज में आपको समझाऊं कि रेजिस्टेंस लेके आनी है, ठीक है। हमने अपने बच्चों में फॉर एग्जांपल जुकाम के हवाले से रेजिस्टेंस लेके आनी है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो इसके हवाले से हम क्या करेंगे? अच्छा, कुछ हमारे बहन भाई होते हैं जिसको देखा होगा आपने, सर्दी ज्यादा लग जाती है, किसी को गर्मी ज्यादा लग जाती है, तो कौन सी चीज हम सुजेस्ट करेंगे उनके लिए कि ये चीज वो ज्यादा यूज करें तब होगा, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं अच्छा नहीं नहीं ये तो है ना, ये बाबा पे गया है, ये मम्मा पे गया है, ये फलां चाचे पे गया है, वो कैसे हम बताते हैं उनको? ये ट्रेड से बताते हैं। और फिर जब शादियां होती हैं तब भी हमें पता चल जाता है अच्छा फलां ट्रेड जो है ना वो फलां फैमिली का है। बस इसमें सिर्फ क्रॉप्स हैं, और हम फैमिली में जो सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं वो हम एक्चुअल चीजें डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर जो है ना वो हम प्लांट्स के वाले से डिस्कस करेंगे, और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमंस में आपने देखा होगा कि कंट्रोल करने के लिए क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है ना वो फैमिली मैरिजेस ना करें, ठीक है, अगर आपने डिजीज से बचना है या कुछ इस तरह। यहां पर भी कुछ ऐसा है, ठीक है, आप यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस में बहुत कम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में कंट्रोल किया जाता है, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां पर, फिलीपाइन में है, अमेरिका में है, यूरोप में, कनाडा में, ये बहुत ज्यादा इस चीजों के ऊपर फोकस करती हैं, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, इस तरह की चीजें, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीजें बहुत कम है। तो इस हवाले से हमने करना क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमने एक एक टॉपिक को कवर करना है, और टॉपिक के हवाले से आपके पास दो चीजें होंगी, आपके पास दो नोट्स होंगे। आपके पास कौन से दो नोट्स होंगे? जब हम पढ़ेंगे तो एक नोट्स वो होंगे जो मैं आपको समझाने के लिए यूज करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरे नोट साथ ही जो है ना वो सेक्शन वाइज हैं जो मैं आपको दे दूंगा, आपने उनको क्रैम करना है, और उनको आपने कहाँ से पढ़ना है, डिटेल में उनको आपने कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको हर टॉपिक का एक अलग कंटेंट बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब मिसाल के तौर पर रोल ऑफ आईटी आपने पढ़ना है, तो हमने ये कहाँ से पढ़ना है? ये भी सॉफ्ट कॉपी 13 मेरे पास जो है ना वो इसके कोड लिखे हुए हैं, मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने कोड लिखे हुए थे, मुझे पता चल जाता है अच्छा ये है, अच्छा ये यहाँ से मैंने करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने कहाँ से करना है? लैंड न्यू सिस्टम्स एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये करना है बुक वन से। बुक वन कौन सी ऊपर लिखा हो? बुक वन से 490 पेज से लेकर 496 पेज तक ये नोट पड़े हुए हैं। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स की सॉफ्ट कॉपी भी है एक, मतलब ये आपके यहां से कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इसके लिए हम कौन सी यूज करेंगे? एग्रीकल्चर सर्वे, वो हमने यूज करना है, बुक वन यूज करनी है, बुक वन का कौन सा पेज यूज करना है, और इश्यूज हमारे कौन कौन से हैं, ये ब्रीफ नोट्स भी मैंने इसी में ऐड कर दिए। अच्छा, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव सॉफ्ट कॉपी 11 पे जाना है अभी आपने। अच्छा जी, यहां पर फिर और चेक कर लेते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब इसमें अगर हम आते हैं डबल हेप्लॉइड हमें कहाँ से मिलेगा जी? बुक टू में है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं इसके और सॉफ्ट कॉपी भी है इसकी। अच्छा, उसके बाद ब्रीडिंग मेथड्स अगर देखें तो वो ये चैप्टर 9 है, बुक टू है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पर है सॉफ्ट कॉपी 7.0, ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी मीन्स, यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी ताकि मतलब समझने के लिए कि क्या होता है, क्योंकि ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी और कुछ जो टर्म्स हैं वो आपस में जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करना उनको मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीडिंग मैथडोलॉजीज हैं और ब्रीडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, तो इनको कैसे जो है ना वो हम करेंगे, तो ये चीजें मैंने सारी यहाँ पर नोट की हुई हैं। एक एक चीज यहाँ पर एक एक कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा जी अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है जी हमारा, बल्कि उससे टॉपिक से भी पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये है आपके वो नोट्स जो हमने समझने के लिए पढ़ने, मतलब आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज इस तरह ऑर्गेनाइज है। फॉर एग्जाम्पल कि, सॉरी एक मिनट, एक मिनट प्लीज, कॉल आ रही है डिप्टी साहब की। जी, तो सॉरी, हम बात कर रहे थे इन नोट्स की कि जो आपके नोट्स किस लिए हैं। यहां पर मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, दीज नोट्स आर जस्ट फॉर क्लियरिंग कंसेप्ट्स, रीड द रिकमेंडेड रीडिंग्स बाय द मेंटोर एज वेल। अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक कवर नहीं होगा। तो वो जो हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ग्रुप में आपको नोट्स मिलते जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें आपको ऐप पे अवेलेबल होंगी, और वहां से आप डाउनलोड भी करते जाएं, जो मर्जी करते जाएं, जितनी देर तक आपको एक्सेस होगी, और आपको ग्रुप्स में भी ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा,
उसके हवाले से अब इसमें इसमें भी ये एक ब्रीफ नोट्स हैं जो हमने पढ़ने, उसके बाद सेक्शन वाइज नोट्स हैं। सेक्शन वाइज नोट्स का मतलब क्या है? सेक्शन में किसे कह रहा हूं? सेक्शन में इसे कह रहा हूं। ये जो है आपकी ये सेक्शंस हैं, एक्चुअली ये एक अलग से टॉपिक है, मतलब एक एक अलग से डोमेन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास हम डील कर रहे हैं फंगस को, तो फंगस का टॉपिक एक अलग होगा, चैप्टर अलग। इसी तरह ये एग्रोनॉमी है, फिर आगे एक्सटेंशन है, फिर आगे जो है ना एग्रोफोरेस्ट्री है, फिर आगे इरिगेशन है। ये सारे मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। तो मैंने इनको मुख्तलिफ डोमेन्स के हवाले से अलग अलग मैंने इनके नोट्स बनाए हुए हैं, ब्रीफ नोट्स, जो आपने बुक से डिटेल में पढ़ना है। मैं बात दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने आपको रिकमेंडेड बुक्स देनी है जिसमें से आपने डिटेल में पढ़ना है, ये उसके नोट्स हैं। जो आपने नोट्स पढ़ने हैं, मिसाल के तौर पर ये नोट्स हैं, ये जो आपको पीडीएफ मिलेंगे, जो भी चीजें मिलेंगी, जो आपने क्रैमिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो ये आपके क्या हैं जी? ये आपके ब्रीफ नोट्स हैं उसके, ये उसके ब्रीफ नोट्स बने हुए हैं जो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, पहले आप इसे समझ लें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और अब उसके हवाले से ये आपके ये डिटेल्ड नोट्स हैं। आपने डिटेल पढ़ने होंगे, जो बुक में होंगे बुक बुक से पढ़ने हैं, जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, सॉफ्ट में मिलेंगे, वो आपने यहाँ से पढ़ने हैं, और जो आपने समझने के लिए पढ़ने हैं वो आपने ये पढ़ने हैं। और जो आपने एंड पे क्रैमिंग करनी है और जिसके ऊपर आपने लिखना है बैठ के, जो आपके पास एंड में नोट्स होंगे वो यही होंगे। अब ये मेरी बात यहां पर हो गई मुकम्मल। अब हम आते हैं आज के लेक्चर पर। आज का लेक्चर क्या है हमारा? आज का लेक्चर जी है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, लैंड, वाटर, बायोलॉजिकल एंड क्लामेटिक। चार नेचुरल रिसोर्सेज किसके बारे में बता रहा है? ये चार नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से हमारे उसके बारे में सवाल आता है, और एज इट इज सवाल आता है, इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते। कोई भी पार्ट आपने सिलेबस का कभी छोड़ना नहीं है। ये मैट्रिक और एफएससी नहीं है, यहां पर मेरी ये बात नोट कर लें कि आप छोड़ देंगे और हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये तो देखें ना कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। मतलब आप एग्रीकल्चर तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको एग्रीकल्चर के मतलब का ही ना पता हो, तो फिर आप, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और ऑब्वियसली जब आपका बैकग्राउंड नहीं होगा और आप इंटरव्यू में जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वो पूछेगा कि हाँ भी आपने एग्रीकल्चर क्यों रखी थी। अच्छा, एग्रीकल्चर जो है ना वो एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, एग्रीकल्चरा, और इसके फिर मजीद दो हिस्से हैं, एगर, ठीक है, जिसका मतलब है फील्ड, ठीक है, और उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है कल्चरा, ये मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, और इसका मतलब है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली मैं अगर आपको कहूं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज एग्रीकल्चर, आप ये कह सकते हैं कि टिलेज ऑफ फील्ड्स। क्या कह सकते हैं इसे? टिलेज ऑफ फील्ड। अब टिलेज क्या होता है? हल लगाने को कहते हैं टिलेज, मतलब जमीन की तैयारी को टिलेज कहते हैं। बस बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा कंप्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इतना आपको पता हो काफी। एग्रीकल्चर का मतलब ये, हमने बस ये काम करना है कि जमीन की तैयारी हमने किस तरह करनी है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल कर सकें। और इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है और प्रैक्टिस पढ़नी है। थ्योरी हमने क्या पढ़नी है? अब देखें, आप जमीन के बारे में पढ़ रहे हैं, जमीन के बारे में समझ रहे हैं, जमीन के फीचर्स पढ़ेंगे, कौन सी जमीन कितनी प्रोडक्शन देगी, कौन सी जमीन की क्या करेक्टर्स हैं, पानी जो है ना वो कैसा होता है, पानी के करेक्टर्स कैसे होते हैं, पानी कहाँ से बनता है, वगैरह 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 जो भी है। ठीक है, आपने इस तरह की चीजें पढ़नी। उसके अलावा बायोलॉजिकल कौन सी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ क्लाइमेट कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सा क्लाइमेट रिक्वायर्ड है फलां क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर बाद में आपसे ये प्रैक्टिकली पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन कंट्री whose crop production largely depends on the availability and efficient use of natural resources. The major natural resources जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन से हैं? वो आपके पास फॉलोइंग है। सबसे पहले हम आते हैं लैंड रिसोर्सेज पे। अच्छा, लैंड रिसोर्सेज के हवाले से आपका जो लैंड की जो मल्टीपल, आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ जो है ना वो क्या मिलेंगी, इसकी एकड़ेज मिलेगी। ठीक है, मुख्तलिफ क्या मिलेगी आपको? एकड़ेज मिलेगी। तो इस हवाले से आपने ये जहन में रखना है, लेकिन नॉर्मली ये हर जगह पे सेम है।
मिसाल के तौर पर ये 79.6 मिलियन हेक्टेयर्स बिल्कुल सेम है, ये सही है। ये टोटल एरिया हमारा कितना है लैंड का, ये इतना है। कल्टीवेबल, अब कल्टीवेबल का लैंड का मतलब ये है जहां पर आप क्या करते हैं, आपने क्रॉप उगानी। अब देखिए, आप जिस घर में बैठे हुए हैं वहां पर आप वहां से क्रॉप, वहां पर क्रॉप तो नहीं उगा सकते ना, वहां पर आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, आप वहां से गंदम नहीं उगा सकते। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप जो है ना वो होम गार्डनिंग कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिस जमीन, रेजिडेंशियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इसी तरह कल्टीवेबल एरिया होता है, ये एग्रीकल्चर एरिया का है, जो मतलब कि कल्टीवेबल है। अच्छा, मेजर टाइप्स ऑफ हमारी सॉइल्स क्या है, सॉइल कौन सी हैं? बल्कि इससे भी पहले अगर मैं बात करूं, इससे भी पहले अगर हम डिस्कस करें, तो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो सॉइल्स होती हैं जो आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब मैं आऊंगा अपने दूसरे नोट्स के ऊपर जहां पर मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये डेफिनेशन, लैंड की डेफिनेशन के हवाले से देखें, जो व्हाट इज लैंड, लैंड के हवाले से अगर देखें तो आपके पास लैंड वो चीज है जो एक एरिया जहां पर आप कल्टीवेशन करते हैं, फिलहाल आप ये समझ लें। और उसकी मजीद टाइप्स हैं, एक तो होगी सोन या क्रॉप, जहां पर आपने जो है ना वो क्रॉपिंग की हुई है। एक होता है परमानेंट क्रॉप लैंड, जिस पे परमानेंटली आप लगाया होता है। और एरेबल लैंड, एरेबल का मतलब ये होता है जिस पर आप लगा सकते हैं, उनको कल्टीवेबल लैंड कहते हैं। या तो हमने परमानेंट तौर पे, जैसे हम कहते हैं ना वो अपने देहातों में जाते हैं और देहातों में जाके कहते हैं कि आओ जी हम जो है ना वो अपने डेरे पे चलते हैं या अपनी जमीन पे चलते हैं। तो ये वो वाली जमीन है जो हमने रखी होती है, और हम उससे जो है ना वो हर साल कोई ना कोई क्रॉप लेते हैं। उसके बाद फार्म लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड, और एरेबल और कल्टीवेबल, इसे ये भी, इसके मुख्तलिफ नाम ये भी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड कैपेबिलिटी। इसकी कैपेबिलिटी क्या है? अब कैपेबिलिटी को आपने एक्सप्लेन कैसे करना है? कैपेबिलिटी ये मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पर, एक्सप्लेन देयर लिमिटेशंस एंड सॉइल करेक्टरिस्टिक्स। पहले इनके सॉइल करेक्टरिस्टिक्स बताएं, फिर लिमिटेशन बताएं, सॉइल करेक्टरिस्टिक्स बताएं, लिमिटेशन। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको जो है ना वो इसमें जो कैटेगरीज बताई गई हैं मैं आपको जो है ना वो इसमें बता देता हूँ। वेरी गुड है, गुड है, मॉडरेट, मार्जिनल लैंड्स हैं, और उसके बाद गुड मॉडरेट है, पुअर जो है ना वो फॉरेस्ट और रेंज। ये कुछ जो है ना वो एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, गंदम, इस तरह की चीजें। और कुछ जो है ना वो आपके लिए किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए है। ठीक हो गया, ये दो चीजें हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, ये आपको सारे का सारा टेबल जो है ना, मिसाल के तौर पर आपका जो टेबल है, टेबल नंबर 1.1, ठीक है, आपको जो बुक 1 में मिलेगा, ये आपने यहां से कवर करना है। टेबल बना हुआ है इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वेरी गुड एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो वो आपके पास फॉर एग्जांपल 5.34 मिलियन हेक्टेयर आपके पास अवेलेबल है। अब उसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन इसमें कोई भी नहीं है, लिमिटेशन इसमें कोई भी नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल लिमिटेशन नहीं है तो अच्छी किस लिए है, और इसके करेक्टर्स क्या हैं? अच्छा, इसमें इसकी ना कुछ टाइप्स होती हैं, लोम, सिल्ट लोम, ये मजीद डिटेल में आपको सॉइल वाले में टॉपिक में बताऊंगा। और मैं आपको इसके जो है ना वो ब्रीफ से बड़े अंडरस्टैंडेबल नोट्स वो भी मैं आपको दे दूंगा, जो बड़े ही बेसिक हैं। आप देखिए, और इनको इतने डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप, हाँ, आप डेप्थ में समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपके जमीनें हैं। लेकिन मतलब पेपर पास करने के लिए जरूरी है कि आप जस्ट इन टर्म्स को समझते हो और फिर उनको लिखें, बस काफी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आपने गुड की बतानी है लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है ना वो 25% सिलाइन होती है, जो गुड में है आपकी 25% जो इसमें सिलाइन होती है। इसी तरह अगर आप बात करें मॉडरेट की तो इसमें 50% सिलाइन होती है। 50% सिलाइन है तो इसका मतलब है वहां पर आप क्रॉप नहीं उगा सकते। अब सिलाइन क्या होती है, सिलाइन का जो वर्ड यूज कर रहा हूँ पूरे का पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले प्लीज सिलेबस कवर कीजिएगा। आप ये डरिएगा नहीं, नहीं भी ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है तो पता नहीं क्या, इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें पुअर मार्जिनल लैंड्स की, तो हमारे पास वो सिलिनिटी और सोडिसिटी वाली सारी की सारी जमीनें, आपने सुना होगा कलर वाली जमीनें, ठीक है। बचपन में आपने देखा होगा कि वहां पर जब हम कलर वाली जमीनें जो है ना वो जब जाते हैं ना, तो उसके ऊपर पैर रखते हैं, वो धंस जाती है जमीन में, उसके ऊपर जो है ना वो वाइट वाइट सा, मतलब ऐसे कह लें जैसे पाउडर होता है उसे। और उसके अलावा सिंध में अगर आप कहीं जाएं तो आपको वैसे ही कहीं पानी खड़ा हुआ नजर आएगा, उसे हम जो है ना वो वाटर लॉग्ड सॉइल कहते हैं। मतलब उसमें पानी इतना ज्यादा होता है कि वो जमीन पर आ जाता है, या वो जमीन की उस सतह में होता है। कौन सी सतह में होता है? जिसे हम, ये हमारी क्रॉप की जो बेस होती है,
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ये जमीन है हमारी, तो क्रॉप की बेस हमारा जो है ना, रूट जोन एरिया ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? रूट जोन एरिया कहते हैं इसे। तो इस एरिया में जहां जहां तक रूट्स आती हैं, अगर यहां पर पानी खड़ा हो जाए, तो आप अपनी अपने क्रॉप्स को नहीं जो है ना वो बचा सकते, आप अपनी क्रॉप्स को नहीं बचा सकते, अपनी तबाही से, मरने से नहीं बचा सकते, ठीक है? तो इसके इसी तरह जो भी लैंड्स हैं उनके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो वो आपने क्या टेबल 1.1 से क्या करना है, कवर करना है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है हमारे पास लैंड यूटिलाइजेशन के हवाले से है कि हमारे पास कितनी जमीन है और कैसे जो है ना वो हम इसे यूटिलाइज करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? तो इस हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी जमीन है और कैसे, और सारे का सारा ये कहाँ पर मौजूद है, ये जो आपको मिलेगा, ये टोटल क्रैमिंग बेस्ड है। टोटल क्या है? क्रैमिंग बेस्ड है। इसमें कहाँ है जी? लैंड यूज। चलिए, जहां भी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये फिलहाल यहाँ पर मुझे नजर नहीं, बल्कि ये तो मैंने, हाँ, लैंड यूज, लैंड यूज इसके बारे में पेपर में आता है, ठीक है? तो लैंड यूज के बारे में जो है ना वो क्या होगा, आपने इसका, फॉर एग्जाम्पल हमारी कितनी जमीन जो है ना वो कितने एरिया पे है, और हम कितना जो है ना वो उसे यूज कर रहे हैं, कौन सी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो इम्पैक्ट ऑन क्रॉप। अब एल्यूवियल सॉइल सपोर्ट मेजर क्रॉप्स। एल्यूवियल का मतलब ये होता है जो पानी से बनती हैं, कुछ हवा से बनती हैं, कुछ पानी से बनती हैं। पानी मतलब जैसे फ्लड आता है, जैसे आपने सुना होगा कि जमीन का कटाव हो रहा है, रिवर्स कटाव कर रहे हैं, तो वो जहां से कटाव कर रहे होते हैं वहां पर जमीनें बनाई जा रहे होते हैं, वो जहां से पानी छोड़ते हैं, मतलब देखें, वो आपने सुना होगा कि फलां जगह पे ना पहले दरिया था, अब दरिया नहीं है, अब वो दरियाई जमीन है, तो वो वाली जमीन है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वीट, राइस, गंदम, कॉटन, शुगर कैन वगैरह यहाँ पर सबसे ज्यादा होती हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया, सिलिनिटी है। मैंने आपको बताया कि जहां पर कलर जमीन जिसे कहते हैं, नमक वाली जमीन, वाटर लॉग्ड पानी वाली जमीन, एक्सेसिव पानी वाली, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि ऊपर वाली लेयर का जिसमें आपका रूट जोन एरिया होता है, क्या होता है? रूट जोन एरिया होता है उसका पानी के साथ यहां पर शिफ्ट हो जाना, या तो वो पानी के साथ होगा या वो हवा के साथ होगा। तो इससे क्या होता है, आपकी सॉइल प्रॉब्लम्स है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। जैसे मिसाल के तौर पर हम खानों में मिसाला ज्यादा डाल दें, ज्यादा मिसाला खाते हैं तो बंदा क्या हो जाता है, मतलब हमारा पेट खराब हो जाता है, मैदा खराब हो जाता है। इसी तरह जमीनों का भी खराब हो जाता है। अच्छा, पानी के हवाले से देखें तो पानी जो हमारे पास रिसोर्स है उसके क्या है हमारे पास, मतलब क्या, कितना हमारे पास पानी है और हम उसे किस तरह यूज कर रहे हैं। पहले तो सबसे बात यह है कि हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है। उसके बाद वाटर लार्जेस्ट कैनाल इरिगेशन सिस्टम है हमारे पास। रेनफॉल हमारे पास मानसून में होती है, विंटर रेन्स अभी हो रही हैं, विंटर रेन्स हो रही हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल, यहाँ से भी हमें पानी मिलता है। जब हम पानी वाला देखेंगे तो उसमें मजीद भी आपको डिटेल में मैं एक टेबल दूंगा, जहां से आपको जो है ना वो इसकी डिटेल आपको मिलेगी कि कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा बात करें तो आपके पास टोटल, आप अगर ये कहें कि आपके पास पानी अगर फॉर एग्जाम्पल 100% है, तो आपके पास कितना, 97.5% आपके पास जो है ना वो सॉल्ट वाटर है। उसके बाद आपके पास 1.6% जो है ना आपके पास परमाफ्रोस्ट। वो क्या होती है? परमाफ्रोस्ट आपके पास जो बर्फ पिघलती है तो आती है, वो वाला पानी, वो वाला पानी जो बर्फ पिघलने से आता है। एक मिनट, ये है, साल्ट वाटर है, और फ्रेश वाटर है, और परमाफ्रोस्ट है ये, बल्कि मैं ये से आपको बता देता हूँ, फिर हम उस पर चले जाएंगे। और आपके पास जो फ्रेश वाटर है वो कितना है? एक मिनट, आपके पास जो फ्रेश वाटर है वो है जी आपके पास 0.4%। ये आपके पास फ्रेश वाटर है। अब इस हवाले से देखा जाए तो हमारे पास कितना फ्रेश वाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। और मज़ीद इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ एक हमें नेक्स्ट क्लास चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेप्थ में है, और हम जो है ना वैसे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इसमें ये करना काफ़ी नहीं है, एक एक दिन में करना काफ़ी नहीं है, हमें एक इसके लिए और क्लास चाहिए, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ आपको समझानी। फॉर एग्जाम्पल अगर वैसे आपको समझ आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल का जो प्लांट सेल्स, कोई भी चीज़ है उसमें पानी तो होता ही है, उसका हिस्सा है।
सॉल्वेंट मतलब कोई भी आपने नमक है, कोई भी चीज मिसाला है, जैसे हमने ज्यादा हैवी मिसाले वाला खाना खा लेते हैं या नमक वाला खाना खा लेते हैं, तो हम कहते हैं पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, हमें प्यास लगती है। इसी तरह प्लांट्स को भी प्यास लगती है, जब वो न्यूट्रंट्स हों उनको अब्जॉर्ब होने के लिए, उनको जो है ना वो जज़ब करने के लिए उनको पानी चाहिए। अच्छा, मीडियम ऑफ ट्रांसलोकेशन, ना सिर्फ जज़ब करने के लिए बल्कि पूरे बॉडी में ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो फूड के अंदर शामिल होकर पूरे जिस्म में या पूरे प्लांट में घूमता है, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और अच्छा, उसके बाद सबस्ट्रेट फॉर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है बेस, जिस जिस पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब इसके लिए बेस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेंटेन्स टेम्परेचर फॉर प्लांट टिश्यूज, आपने देखा होगा, बल्कि हमारी बॉडी में भी जो है ना वो प्लांट मेंटेन करते हैं, फॉर सॉरी हमारी बॉडी भी जो है ना वो बॉडी में भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्दियां आ जाए, गर्मियां आ जाए, तो पानी हमारे जिस्म से निकलता है, और अगर सर्दियां आ जाए तो हम क्या करते हैं, अपने जिस्म को ढांक के रखते हैं। तो इस तरह ये भी इस तरह होता है। ठीक है। और फिर वाटर स्ट्रेस है, वाटर डेफिशिएंसी, स्ट्रेस का मतलब है ओवर पानी का होना, और डेफिशिएंसी का मतलब है कम पानी का होना। तो मजीद जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो हम अपनी क्लास में देखेंगे नेक्स्ट। और लेकिन हमने पूरा करना है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, और आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।